आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरह कोर्ट केसेस में 5 तरीकों से पुलिस द्वारा लगाई गई सीसीटीवी फुटेज को अटैक किया जाता है। जब भी पुलिस प्रोसिक्यूशन चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज लगाते हैं तो लोगों के दिमाग में यह बात बैठने लगती है कि अब आरोपी के बचने की संभावना बहुत कम हो गई है। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम अपने आरोपियों को वहां से भी बचाकर लाता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आम आदमी के लिए प्रभावशाली दिखाई देती है वही कोर्ट के लिए एक लीगली अस्वीकार्य फुटेज हो सकती है। इसको जांचने के लिए हम लोग हर सीसीटीवी फुटेज के ऊपर 5 तरह के अलग अलग टेस्ट करते हैं। सीसीटीवी फुटेज की ओरिजिनलिटी के लिए उसका ऑथेंटिसिटी टेस्ट किया जाता है। टेम्पर या फर्जीवाड़ा की गई फुटेज के लिए इंटीग्रिटी टेस्ट होता है। फुटेज लीगली ठीक तरीके से लाई गई है या नहीं यह जांचने के लिए प्रोसीजरल या सर्टिफिकेट टेस्ट होता है। फुटेज की निष्पक्षता जांचने के लिए आईओज बायस टेस्ट होता है। और आखिर में प्रोसिक्यूशन द्वारा निकाला जा रहा मतलब सही है या नहीं है यह जांचने के लिए उस फुटेज का इंटरप्रिटेशन टेस्ट होता है। यदि कोई फुटेज ये 5 टेस्ट पास कर लेगी तो ही वह कोर्ट के लिए स्वीकार्य हो सकेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछली 1000 से अधिक फुटेजेस को जांचने के बाद भी कानूनी रूप से वे सब केसेस में बेकार निकली और कोर्ट को उनको कूड़ेदान में डाल देना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले यह जानना उचित होगा कि ये सीसीटीवी फुटेजेस होती क्या हैं। आमतौर से कोई घटना जब डीवीआर, एनवीआर, हार्ड डिस्क या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में सीसीटीवी कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है तो घटना की ऑडियो वीडियो फाइल को सीसीटीवी फुटेज कहते हैं। इसमें दृश्य भी दिखाई देता है और उसकी आवाज भी सुनाई देती है। डीवीआर, एनवीआर, हार्ड डिस्क ये सब बड़े और भारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। इनको कोर्ट में रोज लाना ले जाना मुश्किल भी होता है और सेफ भी नहीं होता। इसलिए पुलिस इस फुटेज को इन डिवाइसेस से निकालकर कॉपी करके पेन ड्राइव, सीडी या ऐसे ही किसी दूसरे मीडिया में लेकर कोर्ट के सामने दिखाती है। पहली तो बात यहां यह है कि जहां फुटेज रिकॉर्ड हुई वहां से लेकर कोर्ट के सामने पेश की गई मीडिया तक जितनी बार भी फुटेज का डिवाइस बदला जाएगा तो हर डिवाइस चेंज के लिए कानूनी रूप से एक अलग सर्टिफिकेट 63(4) BSA देना जरूरी होगा। यदि यह सर्टिफिकेट नहीं है, मात्र इसी एक कमी से पूरी की पूरी फुटेज प्रोडक्शन को इलीगल बना दिया जाएगा। हर एक सर्टिफिकेट पर क्रॉस का पूरा चैप्टर गवाह से पूछा जा सकता है। आपको यह तैयारी कर लेनी होगी। सर्टिफिकेट के आधार पर क्रॉस में 31 कैटेगरीज वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम ये वाले 31 पॉइंट अलग से दिखा रहे हैं और जो व्यूअर्स चाहें इनको नोट करना चाहें वे या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वाले 31 पैरामीटर इस तरह से हैं, देखिए आप। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज को टेस्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। यहां आप एक बात जान लीजिए कि एक आम आदमी और कोर्ट दोनों सीसीटीवी फुटेज को अलग अलग तरीकों से देखते हैं। आम आदमी के लिए यह एक घटना जैसी दिखाई देती है, जबकि कोर्ट के लिए वह फुटेज अपनी सूचनाओं के साथ मिलकर फैक्ट्स का एक संदूक जैसी हो जाती है। कोर्ट केवल घटना को नहीं देखता है बल्कि फुटेज के साथ जुड़े हुए मेटाडेटा, टाइम स्टैम्प, चेन ऑफ कस्टडी, सर्टिफिकेट 63 BSA, हैश वैल्यू, डेटा ट्रांसफर, स्टोरेज हिस्ट्री, सिस्टम लॉग्स, एक्सेस कंट्रोल, डिवाइस डिटेल्स और फुटेज की कंटिन्यूटी आदि को देखता है, उनकी जांच करता है। जब हर एक पैरामीटर को कोर्ट सही पाता है तभी उसको रिकॉर्ड पर लेता है। लेकिन पिछली हजारों से ज्यादा वीडियोस के बाद हमने देखा कि उनमें से हमें किसी भी फुटेज में सब पैरामीटर्स पूरे नहीं मिले और वे सब फुटेजेस कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। इसीलिए ILS किसी भी सीसीटीवी फुटेज को केवल देखता नहीं है बल्कि उसकी कानूनी और तकनीकी परतों को अलग अलग करके उनको जांचता है। अब आगे इनमें से कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे।
हम देखते हैं कि यह ऑथेंटिसिटी टेस्ट क्या होता है। कई बार प्रोसिक्यूशन कोर्ट में जो फुटेज लगाता है वह डायरेक्ट डीवीआर या एनवीआर से ना होकर किसी गवाह से कॉपी की गई होती है। ओरिजिनल डीवीआर या स्टोरेज डिवाइस कोर्ट के सामने कभी आता नहीं है। मोबाइल से रिकॉर्ड की गई या व्हाट्सएप पर वायरल हो गई फुटेजेस में यह समस्या आमतौर से ज्यादा पाई जाती है। सार्वजनिक स्थान पर घटना हुई और किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। उसकी कॉपी पुलिस को मिल गई जिससे वह केस फाइल में लगाकर कोर्ट में ले आती है। सड़क दुर्घटनाओं, आगजनी, दंगों के मामलों में ऐसी वीडियोस आमतौर से मिलती हैं। दिल्ली में एक स्टेडियम में हुई हत्या को लेकर हमें एक वीडियो तथा उस पर डिफेंस काउंसिल के द्वारा किया गया क्रॉस भेजा गया। इसमें मृतक और आरोपी दोनों ही दिल्ली के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उस क्रॉस को देखकर हम लोग हैरान रह गए क्योंकि उसमें डिफेंस के क्रॉस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाले सामान्य प्रश्न भी नहीं पूछे गए थे। अधिकांश केसेस में आरोपी इसीलिए पराजय को पाते हैं क्योंकि उनके द्वारा या उनके पक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न किसी भी तरह से आजकल के नए बीएसए के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते। आप भी अपने केसेस में हर फुटेजेस का ऑथेंटिसिटी टेस्ट करने के लिए सवाल बनाकर पहले प्रैक्टिस करके देखें। कोई संदेह हो तो इंडियन लीगल सिस्टम से पूछकर सलाह ले सकते हैं। अगला होता है फुटेज का इंटीग्रिटी टेस्ट। इंटीग्रिटी टेस्ट का मतलब होता है फुटेज की शुद्धता और उसकी विश्वसनीयता की जांच करना। क्या यह फुटेज कोर्ट के द्वारा विश्वास किए जाने के लायक है? क्या यह पूरी है, कंटिन्यूअस है, कहीं फुटेज के बीच में कोई हिस्सा मिसिंग तो नहीं है, ओवरराइट तो नहीं किया गया है या उसको बदला तो नहीं गया है? इस बात को क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा जांचा जाता है और पूछा जाता है कि डीवीआर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, उस डीवीआर की ओवरराइट साइकिल कितने दिनों की थी, यानी कि वो कितने दिनों के बाद पुरानी वीडियो फुटेज को ओवरराइट करना शुरू कर देता है। या यह भी पूछा जा सकता है कि घटना के कितने समय बाद यह फुटेज उस डीवीआर में से निकाली गई थी। घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा आमतौर से 15 दिन में पुराने फुटेज को ओवरराइट करके उसके ऊपर नई रिकॉर्डिंग कर देते हैं। वहीं कुछ बड़े सरकारी दफ्तर, मेट्रो और बैंक आदि 3 महीने तक भी अपने फुटेज को बचा कर रखते हैं और उसके बाद उसको ओवरराइट करते हैं। कई मामलों में केवल सेलेक्टेड क्लिप्स दिखाई जाती हैं। कोर्ट में पूरी की पूरी फुटेज नहीं लगाई जाती बल्कि उसका एक बहुत छोटा सा भाग वहां सामने दिखा दिया जाता है। घटना के ठीक पहले क्या हुआ या घटना के आसपास की और जानकारी जो होती है वह फुटेज रिकॉर्ड पर लाई ही नहीं जाती। ऐसी फुटेजेस का दोष यह होता है कि ये पूरे घटनाक्रम को ना दिखाने के बावजूद पूरे घटनाक्रम को दिखाने का दावा करती हैं। ऐसी अधूरी, कटी फटी या जो केवल आंशिक रूप से घटना को दिखाती हैं, ऐसी फुटेजेस के दावे और असलियत का अंतर कोर्ट के सामने उजागर करना यही डिफेंस का काम होता है और वह इसे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा करता है। फुटेजेस के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष होता है उसका सर्टिफिकेट या उसका प्रोसीजरल टेस्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल डेटा को एविडेंस नहीं मानता है बल्कि केवल एक टेक्निकल इवेंट मानता है। सीसीटीवी फुटेज भी डिजिटल डेटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज केवल तभी कोर्ट में स्वीकार्य एविडेंस बनेगा यदि उसमें सारी वांछित सूचनाएं पूरी होंगी। सर्टिफिकेट साथ में दिया गया होगा और सर्टिफिकेट के साथ भी ऊपर बताई गई सब 31 सूचनाएं उसमें जुड़ी हुई होंगी। पुराने सर्टिफिकेट 65B एविडेंस एक्ट में इतनी जटिलता नहीं होती थी, वह एक सीधा सा सर्टिफिकेट होता था, लेकिन नया सर्टिफिकेट 63(4) BSA बहुत ही जटिल है। सर्टिफिकेट किसने जारी किया, क्या वह वास्तव में उस डिवाइस को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति था, क्या वह कॉम्पिटेंट पर्सन था, क्या उसमें डिवाइस डिटेल्स और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस साफ साफ लिखी गई हैं, ये सारे सवाल सर्टिफिकेट के ऊपर किए जाने वाले क्रॉस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही वह फुटेज कैसे प्राप्त की गई, उसका सीजर मीमो, उसकी सीलिंग प्रोसेस, चेन ऑफ कस्टडी, प्रिजर्वेशन प्रोसेस, ये भी डिफेंस के सवालों के घेरे में आ जाते हैं। कई बार
छोटी छोटी प्रोसीजरल गलती भी सीसीटीवी फुटेज की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है। यदि क्रॉस में डिफेंस ने यह दिखा दिया कि डिवाइस बिना उचित सीलिंग के मालखाना में रखा गया था या पुलिस द्वारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का सही रिकॉर्ड नहीं बनाया गया था या चेन ऑफ कस्टडी कंप्लीट नहीं दी गई थी, तो वह फुटेज लीगली अविश्वसनीय हो जाती है। अब आता है आईओ का बायस टेस्ट। बायस का मतलब होता है किसी एक चीज के प्रति पहले से पूर्वाग्रह। आईओ के बायस का मतलब है कि वह निष्पक्षता से पूरे सिनेरियो की फुटेज लगाता है या केवल प्रोसिक्यूशन को वांछित सीन को ही कैप्चर करके दे देता है। आप सभी जानते हैं कि हर सीन का एक पास्ट होता है, उसका कारण होता है। यदि कारण को, सीन के पास्ट को, सिनेरियो को आईओ ने कोर्ट के सामने से हटा दिया है तो कोर्ट के सामने पूरी की पूरी तस्वीर मौजूद नहीं होगी और फुटेज की विश्वसनीयता घट जाएगी। यह काम डिफेंस को करना होगा। डिफेंस द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ सवाल पूछे जाने जरूरी होते हैं। बाकी फुटेज कहां गई? क्या उनमें कुछ ऐसा था जो प्रोसिक्यूशन वर्जन के खिलाफ जाता था? क्योंकि यहाँ एविडेंस का वह महत्वपूर्ण नियम आ जाता है कि यदि किसी के पास कोई एविडेंस था और उसने वह एविडेंस कोर्ट को नहीं दिया तो कोर्ट मानेगा कि वह एविडेंस उस देने वाले व्यक्ति के खिलाफ था। तो यहाँ यही बात चलेगी कि आईओ के पास पूरी फुटेज थी लेकिन उसने पूरी फुटेज कोर्ट को नहीं दी, तो जरूरी बात है कि उसमें कुछ प्रोसिक्यूशन के खिलाफ रहा होगा, इसीलिए पूरी फुटेज यहाँ दी नहीं गई है। कई बार देखा जाता है कि फुटेज देने की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमेशा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इस बात पर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन केंद्रित होना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए कि इसमें, इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में कलेक्शन के दौरान इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट साफ साफ नहीं था। आईओ ने निष्पक्ष होकर इसे इकट्ठा नहीं किया। इस वीडियो की पूरी चर्चा का यही निष्कर्ष है कि सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो होती है लेकिन इसे ऑटोमेटिक ट्रुथ मशीन नहीं कहा जा सकता। ऐसा नहीं माना जा सकता कि जो इसमें दिख रहा है वह अंतिम सत्य है। कानून केवल इतना भर नहीं देखता कि एक फुटेज मौजूद है और घटना से संबंधित किसी फैक्ट को दिखा रही है। कानून यह भी देखना चाहता है कि फुटेज ओरिजिनल है या नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी सुरक्षित है या नहीं है, बीच में से कटी फटी तो नहीं है, एक्सट्रैक्शन और रख रखाव के सही तरीके इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष था या नहीं था और प्रोसिक्यूशन फुटेज का जो अर्थ निकाल रहा है वह वास्तव में जस्टिफाइड है या नहीं है। यही कारण है कि नए कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साइंटिफिक स्तर पर, प्रोसीजरल स्तर पर और लीगल स्तर पर तीनों तरह से टेस्ट किया जाता है। हर एक सीसीटीवी फुटेज एक आम दर्शक के लिए कुछ बात दिखा सकता है लेकिन कोर्ट इस बात को जांचता है कि जो दिखाई दे रहा है उसका वैज्ञानिक, प्रक्रियात्मक और लीगल आधार कंप्लीट व बिना लूप होल वाला है या उसमें कोई कमी है। अपने सही सवालों के द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में यह कमी दिखाना डिफेंस काउंसिल का काम है और कमी देखकर उस फुटेज को रिजेक्ट करना कोर्ट का काम है। आपको अब केवल सही क्रॉस एग्जामिनेशन सीखना होगा। सीखने में दिक्कत है तो उसको पूछना होगा, किसी सीनियर से पूछ सकते हैं और यदि वहां सीनियर से भी कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप इंडियन लीगल सिस्टम से पूछ सकते हैं। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन केस किसी कानून से नहीं गवाहों से तोड़े जाते हैं। एक गलत गवाही, एक बेतरतीब क्रॉस एग्जामिनेशन और सालों की मेहनत बिखर जाती है। प्रोसिक्यूशन तो स्टोरी बनाकर लाता है पर डिफेंस को सच ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। यहीं पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। इंडियन लीगल सिस्टम हर केस में रिकॉर्ड की लाइन बाय लाइन जांच करता है, हर गवाह की विश्वसनीयता को परखता है, हर कॉन्ट्राडिक्शन, हर ओमिशन, हर झूठ को कोर्ट के सामने लाने की योजना बनाता है, कैसे इसको जज साहब के सामने दिखाया जाए। हम सवाल पूछने से पहले रणनीति बनाते हैं, हम निष्कर्ष निकालने से पहले डॉक्यूमेंट्स पर काम करते हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, हम झूठ तोड़ते हैं। यदि आपका केस ट्रायल में है, आप फॉल्स एलिगेशन फाइटर हैं या यंग एडवोकेट कलीग हैं तो तैयारी के बिना कोर्ट में मत जाइए।
अपने केस को इंडियन लीगल सिस्टम के साथ तैयार कीजिए, उसकी इनसाइट्स को देखिए और तोड़ने के औजारों को समझ लीजिए। इंडियन लीगल सिस्टम का अर्थ है डिफेंस की वैज्ञानिक रणनीति और आपके जीवन व आजादी की असली सुरक्षा।